अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करेंगे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेसन नंबर 22 लास्ट लेक्चर है मिड टर्म्स का। तो ये क्या होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर? ये ऑलमोस्ट 3 दिन रहता है, या 3 दिन से या तो 1 मंथ तक भी ये जो है ना रह सकता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह या कोई अर्थक्वेक वगैरह, तो वो जो है ना उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। कोई ऐसा फियर उनके दिल में बैठ जाता है, या फॉर एग्जाम्पल वो ये जो फ़ियर होता है ये 3 दिन के अंदर तक चला जाए तो उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और अगर वो 1 महीने तक रहे तो उसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जो अगर 1 महीने से ज़्यादा रहता है तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसके डायग्नोस करने का तरीका क्या है? किसी भी आप बड़ी सीरियस सिचुएशन में या डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है वो बंदा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है या इन पर्सन वो उसने विटनेस किया होता है। वो जो एक्सीडेंट होता है बड़ा वायलेंट किस्म का होता है, उसके फैमिली मेम्बर को या किसी क्लोज मेम्बर को जो है ना वो हो गया होता है। रिपीटेडली वो जो है ना उसके अंदर वो बार बार उसके साथ वो उसमें जो है ना प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जांपल पुलिस की इंक्वायरी में अगर वो चाइल्ड अब्यूज़ की कोई डिटेल्स मांगना चाहें, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सपोजर से ये अप्लाई नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ 9 से ज़्यादा सिम्टम्स पाई जाएँ फ्रॉम एनी ऑफ द 5 कैटेगरीज, इन 5 कैटेगरीज में, तो फिर आप इसको कह सकते हैं एक्यूट। इंट्रूसिव सिम्टम्स क्या है कि जो बच्चा है रिकरेंट इनवॉलेंट्री एंड इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज उसके अंदर आए उसी इवेंट की, फिर डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स हैं उससे रिलेटेड, फ्लैशबैक्स हैं उसके, और उसको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो उसके अंदर, नेगेटिव मूड हो, अपने इमोशंस को पॉजिटिवली यूज़ ना कर सके और उसका दिल ना लगे किसी चीज़ में। एन अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी, उसको रियलिटी का ना पता चले और उसको उल्टी लगे, मतलब अपने से वो बनाए वो इन कोई चीज़ उस ट्रॉमा की जो है ना रिमेंबर ना कर पाए, उस ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो उसके ज़्यादा दिल पे जाके लगें। इफ़ेक्ट्स टू अवॉइड है वो जो है ना एफर्ट करता है कि अवॉइड कर सके उन डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ को, उन एक्सटर्नल रिमाइंडर्स को। वो फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल रिमाइंडर्स में आते हैं वो जगह पे नहीं जाना पसंद करेगा, या उन लोगों से बात नहीं करना पसंद करेगा, उन लोगों को भूल जाएगा। दैट जो कि डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज पर। अराउजल सिम्टम्स क्या हैं कि उसके स्लीप पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, या तो बहुत ज़्यादा सोता है या तो सोता नहीं है, या तो रेस्टलेस से स्लीप होती है कि लेटा हुआ है, नींद नहीं आई, थोड़ी नींद आई थोड़ी ना आई। इरिटेबल बिहेवियर होता है, एंग्री बिहेवियर होता है, हाइपर विजिलेंस होता है कि जो है ना अपने इर्द गिर्द जो है ना डेंजर को वैसे प्रिडिक्ट करने लगे कि मेरे इर्द गिर्द ये डेंजर है। प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेशन और स्टार्टल रिस्पॉन्स हो, बड़ा अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालने लगे, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला जवाब दे। ये जो है ना 3 महीने से 1 महीने तक रहती है इसका ड्यूरेशन जो होता है। और ये फ़ौरन जो सिम्टम्स होते हैं ना ट्रॉमा के फ़ौरन बाद शुरू हो जाते हैं और 3 दिन से लेके 1 महीने तक जो है ना रहते हैं। और सोशल लाइफ में और अदर जो एरियाज़ हैं उनमें डिस्ट्रेस पैदा करती है। किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की या मेडिसिन वगैरह या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं आया ये डिस्टर्बेंस। उसके बाद आ रहा है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि वो ना एडजस्ट नहीं कर पाता। एंटी सो क्या एक्सेसिव एंड एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ एंजाइटी उसके अंदर होती है। डिप्रेस्ड मूड हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। ये सिम्टम्स ऑफ एडजस्टमेंट आर नॉट एज स्वेयर। इनके जो है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे स्वेयर सिम्टम्स नहीं होते, या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स नहीं होते। जो फॉर एग्जांपल अगर एक माँ बाप है और उनकी जो है ना बार बार पोस्टिंग चेंज हो रही है, तो बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा है, तो स्कूल लाइफ में फिर वो ना उसका एडजस्ट करने का डिफ़िकल्ट होगा। या फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है वो शादी होकर दूसरे घर में आती है, तो वहाँ पर उसका एडजस्टमेंट नहीं होता सही से, वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। वो उसका घर का माहौल अलग होता है, दूसरे का घर का माहौल अलग होता है, तो वो एडजस्ट करने में जो है ना मुश्किल हो पाती है उसकी। इन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर मस्ट बी देयर। कोई स्ट्रेसर होता है जो कि उनको एडजस्ट नहीं करने देता, तो वो स्ट्रेसर इसमें जो है ना वो रोल अदा करता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में। डायग्नोस करने का तरीका क्या है? इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं कि आइडेंटिफायर स्पेसिफायर को जो है ना 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उसका आगाज़ हुआ होता है।
एक या एक से ज़्यादा या वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग जो कि सिम्टम्स इसमें आ जाता है, स्वेरिटी या इंटेंसिटी देखी जाए स्ट्रेसर की कि जो फिर वो सोशल लाइफ में और ऑक्यूपेशनल लाइफ में और जो भी एरियाज होते हैं फिर उनमें जो है ना इम्पेयरमेंट पैदा करती है। और किसी और मेंटल डिसऑर्डर का तो नहीं क्राइटेरिया ये वो भी देखा जाए। नॉर्मल ब्रीवमेंट नहीं होती इसमें, सोक कहते हैं ब्रीवमेंट को। कॉन्सिक्वेंसेज हैव टर्मिनेटेड, जब स्ट्रेसर जो है ना वंस द स्ट्रेसर और इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव टर्मिनेटेड, जब स्ट्रेसर या उसके कॉन्सिक्वेंसेज को ख़त्म किया जाता है, द सिम्टम्स डू नॉट परसिस्ट, सिम्टम्स जो है ना फिर और 6 महीने के लिए नहीं पाए जाते, 6 महीने से ज़्यादा फिर नहीं पाए जाते। वी नीड टू स्पेसिफाई क्या किया जाए विद डिप्रेस मूड, कि डिप्रेस मूड के साथ क्या होगा, लो मूड होगा, फियरफुलनेस होगी और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होगी। इसमें एनजाइटी में क्या होगी, सेपरेशन एनजाइटी इनमें होगी। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अच्छा वही स्पेसिफाई फिर डायग्नोस करने का तरीका के बताया हुआ है इसमें कि डिप्रेशन और एनजाइटी जो है ना इसमें डोमिनेंट होती है, कंडक्ट नहीं सही से कर पाते, वो उस माहौल में सही से कंडक्ट नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट होता है इसमें। एटियोलॉजी ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, अब ये कहाँ से निकल के आते हैं, किसी भी पास इवेंट या ये तो आपको पता चल गया ना, कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर्स होते हैं, प्री ट्रॉमेटिक फैक्टर्स या पेरी ट्रॉमा फैक्टर्स या पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर्स। प्री ट्रॉमा फैक्टर्स देख लेते हैं, कोई भी फैक्टर जो कि एंड्योरिंग डे इन डोंजस ट्रेट इनहेरिट इन द दैट्स टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो ये था इसमें बेसिकली जो होता है ना क्या कॉग्निशन जो एबिलिटीज़ होती हैं, सोचने का तरीका, या किसी का कॉपी स्टाइल कॉपी करते हैं वैसे ही बच्चे बचपन में, या कोई उनके ऊपर इवेंट भी ऐसा गया हुआ होता है, या पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि इनके ऊपर आते हैं। टेम्परामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये देखा जाए कि 6 साल पे ये शुरू हों, एनजाइटी प्रॉब्लम्स हो बच्चे के अंदर, मेंटल डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर आए उसके अंदर, डिप्रेसिव प्रायर मेंटल डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ना वो इंक्रीज करता रहे। इसके साथ साथ that people with certain responsibilities, attitude and coping styles are particularly likely to develop जो भी बच्चे जो हैं कॉपी स्टाइल करते हैं या एटीट्यूड या पर्सनैलिटीज़, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ना बहुत ज़्यादा उसके होते हैं कि वो डेवलप कर पाएंगे आगे जाके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, उनके इर्द गिर्द का माहौल कुछ ऐसा होता है कि माँ बाप की सेपरेशन हो रही होती है, या वो जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, या उनके इर्द गिर्द जो है ना लड़ाइयाँ ही चल रही होती हैं, कुछ ऐसा जो, या बचपन में कोई उन्होंने ऐसी कोई उनके इर्द गिर्द अब्यूज़ हुआ होता है, या इकोनॉमिकली जो है ना उनकी सही से जो है ना बेसिक नीड्स नहीं पूरी हुई होती। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इन्वेस्टिगेटर्स हैव लिंक पर सेवरल बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व करते हैं, जो कि फीमेल्स हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इसके लिए कि फीमेल्स भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है ये। और ज़्यादातर जो है ना हमारी जो माएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं किसी भी चीज़ का। एज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए कि अगर कोई बचपन में कोई उनके पास कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था बच्चे के, तो उसकी आगे ज़िंदगी में जो है ना बड़ा फिर उसको वो याद रखता है वो उसको, और वो उसकी फिर ज़िंदगी में बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट पे डालता है। कोई जीनोटाइप्स भी होते हैं काफ़ी सारे जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मे बी आइदर भी प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, और उसके अंदर ज़्यादा जो है ना रिस्क भी हो सकता है कि इसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, कभी जब भी वो किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं। प्री ट्रॉमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के दौरान जो है ना बड़ा रोल रेफर टू दोज फैक्टर जो कि प्री ट्रॉमेटिक इवेंट के दौरान होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, द ग्रेटर जो कि किसी उनके इर्द गिर्द कोई डेथ हुई होती है, या कोई उनके फैमिली मेम्बर को कोई भी एक्सीडेंट उनके साथ हुआ होता है, या उनके जो केयर गिवर होता है उनके साथ कोई हुआ होता है, तो उनको ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। टेम्परामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके इर्द गिर्द नेगेटिव ही चीज़ें चल रही होती हैं, वो जो भी चीज़ कॉपी कर रहे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं या इनअप्रोप्रिएट होती हैं, या वो कोई ऐसे वॉयलेंट किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि फिर उनके टेम्परामेंट में वैसे आ रही होती है, जैसे कि बच्चे आजकल पबजी वगैरह खेल रहे हैं, तो वो जो है ना टेम्परामेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब देखें ना वो एक एग्जाम भी थोड़े देर अरसे पहले एक आई थी, पबजी की वजह से किसी ने मार दिया पूरी, पता नहीं फैमिली को मार दिया, पता नहीं क्या था वो। तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना
कॉपी करते हैं वो लोग फिर इस चीज़ को। फिर जो है कॉपिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं बड़ी, वो उसमें वो फिर टॉलरेट नहीं कर पाते, और वो जो इवेंट्स हैं ना, जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए इस तरह के उनके जो फैक्टर्स होते हैं बड़े एग्रेसिव टाइप किस्म के बन जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि उसके बाद होते हैं, विच प्ले अ रोल आफ्टर द स्पेसिफिक ट्रॉमा। उस ट्रॉमा के बाद जो है ना, ये मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, हाईलाइट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जब भी वो कोई ट्रॉमा से गुजरते हैं तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी में बड़ा फिर जो है ना एडवर्स इफेक्ट डालते हैं फाइनेंशियल में भी, और उनकी जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो है ना उनके पूरी बॉडी पे असर होता है, उनकी फैमिली पे भी होता है, उनके चिल्ड्रन पे भी, उनके बच्चों पे, उनकी फ्रेंड्स पे भी जो है ना वो जो है ना, और जो ये जो सोशल सपोर्ट होती है ना, जो फैमिली मेम्बर्स करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि फिर दैट मॉडरेट्स द आउटकम आफ्टर ट्रॉमा। उनको मॉडरेट कर देता है। दोज जो कि ये सपोर्ट नहीं पाते, वो फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप करने के हायर रिस्क पे होते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जो कि हमने पढ़ा था, हमारा जो कि एमाइगडाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, वो किससे रिलेटेड होता है, एमाइगडाला, मैं पता नहीं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रही। तो जो इसमें जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द ग्रेटर एक्टिवेशन, इसमें जो है ना उसके साथ ज़्यादा ग्रेटर एक्टिवेशन होती है इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। और फिर डिमिनिश एक्टिविटीज़ होती है ना, मेडिकल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके साथ उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दैट आर इंटरनली इन्वॉल्व, जो कि इंटरनल इन्वॉल्व होते हैं, ये जो होते हैं ना इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग और एक्सटिंग्विशिंग फियर्स के साथ, के फियर्स को ख़त्म करना या उसको सीख जाना किसी फियर से। जो कि दो रीजन्स हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। पीटीएसडी जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, अपीयर्स यूनिकली रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस। इसके साथ ना यूनिक तरीके से काम करता है। जो हिप्पोकैम्पस है, इसका एक बहुत रोल होता है मेमोरी में, पर्टिकुलरली फॉर मेमोरीज रिलेटेड टू इमोशन। ज़्यादातर जो है ना इमोशनल रिलेटेड मेमोरीज होती हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज शो दैट पीपल अमंग विद पीटीएसडी द हिप्पोकैम्पस हैज़ अ स्मॉलर वॉल्यूम। जिन लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उनके अंदर स्मॉलर जो होते हैं ना हिप्पोकैम्पस होता है। पर्सनल फैक्टर्स कुछ हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो लोग होते हैं जो सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को, वो ज़्यादा इसके लाइकली उठने के इसको डेवलप कर सकें। फिर न्यूरोटिसिज्म है एक और फैक्टर है, जो कि इसमें फिर जो लोग हर चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं किसी भी ट्रॉमा के बाद, तो वो भी करते हैं। फिर जो लोग हैं वो जनरली फाइंड डिफ़िकल्ट टू ड्राइव एनीथिंग पॉजिटिव, जो कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लें। फिर किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन के बाद अगर उनके पास कोई भी गलत सी सिचुएशन हो तो वो पॉजिटिव ना ले पाएँ किसी भी चीज़ को, तो उनके अंदर जो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है कि वो फिर इस ट्रॉमेटिक इवेंट पर सही से एडजस्ट नहीं कर पाते। वो लोग जो लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है उनकी, वो जो लोग सही से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाएँ, उनके अंदर भी ज़्यादा रिस्क होता है कि वो किसी भी ट्रॉमा को डेवलप कर सकें। तो ये था जो उनके अंदर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी ट्रॉमा से बड़ी जल्दी जो है ना उनको ट्रॉमा भी हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टर्म। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके कर भी दिया करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।